A very good morning, good afternoon, good evening to all my dear students. I'm CS Shweta, and today we are starting with a very fresh new chapter, that is the Contract Labor Regulation Abolition Act 1970. So students, आपके SBIL में दो पार्ट्स हैं, राइट? फर्स्ट पार्ट इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड सेकेंड पार्ट इज लेबर लॉ. तो लेबर लॉ में जो लॉ ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन है उसमें 3 चैप्टर हैं, फैक्ट्रीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर. तो ये वाला जो चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कॉन्ट्रैक्ट लेबर. तो इसको अच्छे से ध्यान देना है, इसमें क्या क्या बातें करी गई हैं वो पढ़नी है और याद रखनी है अच्छे से, राइट स्टूडेंट्स? तो प्लीज फोकस. लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन वाले यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं, फैक्ट्रीज एक्ट, योर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड योर चाइल्ड लेबर. लॉ रिलेटिंग टू एक्ट रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर. मैं पूरे एक्ट का नाम नहीं लिख रही हूँ. फैक्ट्रीज एक्ट हमारा हो चुका है, उसकी वीडियो है, आप देखो, अच्छे से पढ़ो उसको. उसके सारे नोट्स आपको दे दिए गए हैं, सारी पीपीटी जो जो यूज करी गई थी, जो नोट्स फैक्ट्रीज एक्ट के दोनों प्रोवाइड कर दिए गए हैं आपको. बस अब आपको पढ़ना है, राइट? देखिए, आपके पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दैट यू आर गेटिंग ऑल द रिसोर्सेस without spending a penny, without spending even 1 rupee. You are getting proper notes, you are getting proper classes of this subject SBIL in module 1, all the chapters in detail. ऐसा नहीं है कि बस एक ऊपर ऊपर से बता दिया हो गया, नॉट लाइक दैट. हम हर एक चैप्टर डिटेल में करेंगे एंड दिस पर्टिकुलर बैच इज फॉर June 25, राइट स्टूडेंट्स? सो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए ये पूरा यूनिट है ना, लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन. इसमें ये 3 एक्ट है, जिसमें से पहला हम कर चुके हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट इसके बाद चाइल्ड लेबर करेंगे एंड वील मेक श्योर कि हम ये पूरा यूनिट एक बार कंप्लीट कर लें. सो लेट्स स्टार्ट विद कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970. तो स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रिस्पेक्ट में ये एक्ट जो बनाया गया था 1970 में, 1970 में, तो इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या? अगर आप इस एक्ट को ध्यान से पढ़ोगे, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर. अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर पढ़ते हुए सबसे पहली चीज हमारे माइंड में क्या आती है? दैट इट इज अ लेबर दैट इज एम्प्लॉयड बाय और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर. तो इसका मतलब वो लेबर जो एक फैक्ट्री में काम कर रही है, और वो लेबर किसके थ्रू आई है? कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू. तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर. अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए एक एक्ट क्यों बनाया गया? एक सेपरेट एक्ट क्यों बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट लेबर की? व्हाट वाज द नीड? देखिए, हम कोई भी एक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक्ट बना क्यों था, इस एक्ट के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था. ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट आप पढ़ते हैं, बट जब ये एक्ट इनैक्ट करा गया था तो ऐसे क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये लॉ बनाया गया? देखिए, और लेबर जो डायरेक्टली प्रिंसिपल एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय करी जाती है एक मैन्युफैक्चरिंग साइट पे, राइट? ये मैन्युफैक्चरिंग साइट है, यहाँ पे लेबर एम्प्लॉय करी गई है. तो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय करी जाती है उनके अपने राइट्स होते हैं, पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं ना, इनके जो राइट्स होते हैं ये वो बहुत बार एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, उन राइट्स को यूज नहीं कर पाते, एनफोर्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये वो लेबर है जो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा आई है. अभी इनका जो पीरियड ऑफ वर्क होता है वो भी कभी लिमिटेड होता है, कभी इनको 1 महीना या 2 महीने के लिए काम पे रखा होता है, उसके बाद प्रॉपर वेजेस में नहीं दी जाती, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन नहीं दिया जाता, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर है. ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रेगुलेशन, एबॉलिशन के प्रोविजंस हमें हमारे कौन से एक्ट में दिए गए हैं? Contract Labor Regulation Abolition Act 1970. So let's start with this act and let's see what is this act talking about. During the early period of industrialization, the industrial establishments were always faced with the problem of labor requirement. Low status of factory worker, lack of labor mobility, caste, religious taboo, language, etc.
were some of the problem which most of the employers in general and British employers or their representative in particular were not familiar. सो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय जब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज ग्रोथ हो रही थी तो उस समय ना लेबर का बहुत ज्यादा पता रिक्रूटमेंट का प्रॉब्लम होता था। कुछ लेबर जल्दी छोड़ के चले जाते थे, लेबर मिलते नहीं थे, स्किल्ड लेबर, फिर उनको ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाती थी तो वो ऑर्गेनाइजेशन में रहते नहीं थे। कभी कोई रिलीजियस या कोई स्टीरियोटाइप या कोई पर्टिकुलर रीजन होता था जिसकी वजह से वो काम नहीं करते थे। तो ये प्रॉब्लम एक समय पे बहुत ज्यादा देखी गई थी। The government constituted various committees to study the socio-economic conditions of contract labor, like Bombay Textile Labor Committee, Bihar Labor Inquiry Committee, Rega Committee 1946. As a result of recommendation of these committees, the scope of definition of workers in Factories Act, Mines Act and Plantation Labor Act was enlarged, including the contract labor. अभी मैंने आपको ये चीजें कमिटीज ने बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन करा, स्टडी करा कि क्या रीजन है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस होते हैं। पर अभी जब हमने एक्ट स्टार्ट किया तो हमने डिस्कस करा कि यस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ही फेस करने पड़ते हैं, रेगुलर वर्कर्स को नहीं। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब वर्कर है, वर्कर तो वर्कर ही होना चाहिए ना, जो आपके प्रीमाइसेस में काम कर रहे हैं, बट समहाउ वो वर्कर, वो लेबर जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए हैं ना, उनको वो सारे पर्क्स या बोले सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते थे। सिंपल सा रीजन, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट द्वारा आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट द्वारा ही चले जाएंगे, हमारे परमानेंट वर्कर नहीं है, एक माइंडसेट। तो ये सारी कमिटीज उस समय बनाई गई थी ये स्टडी करने के लिए कि क्या क्या रीजंस हैं, जिन क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन लेबर्स को फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो इन लेबर्स को बाउंड कर देती है, राइट। तो कमिटीज की रिकमेंडेशन ही थे कि एक एक्ट होना चाहिए स्पेशली फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर। The preamble of this act states that it is an act to regulate. अभी ये तो हमने नाम में ही पढ़ा ना, रेगुलेशन एंड एबॉलिशन, कि एम्प्लॉयमेंट की कॉन्ट्रैक्ट लेबर को जब रखा जाएगा एक एस्टैब्लिशमेंट में तो उसमें क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। जैसे अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने लेबर हायर करी, ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये एक एम्प्लॉयर है, अभी इस एम्प्लॉयर के फैक्ट्री में 50 वर्कर काम करते हैं, लेबर काम कर रही है, ठीक है ना, चलो ठीक है, काम कर रहे हैं। एक समय ऐसा आया जब ये जो पर्सन है इनको लगा कि काम थोड़ा बढ़ गया, पर वो काम बढ़ गया इसलिए क्योंकि सीजन है, हर बिजनेस का ना, हर बिजनेस का, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो या किसी भी चीज का बिजनेस हो, उनका एक टाइम पीरियड होता है। एक समय जरूर एक ऐसा होता है जिसमें काम रेगुलर काम से ज्यादा होता है, और कुछ समय ऐसा भी होता है जिसमें रेगुलर काम से कम काम होता है, ठीक है ना। तो ये हर एम्प्लॉयर को पता होता है कि मेरे कौन से ऐसे बूम पीरियड है जिसमें मेरा काम बढ़ सकता है। अभी ये जो एम्प्लॉयर है, क्या नाम रखें इनका, हम जेजे ही रख लेते हैं, हमारा जेजे फेवरेट नाम। मिस्टर जेजे जो है ना, वो उन्होंने सोचा कि अब जब काम थोड़ा बढ़ गया है, और मुझे पता है ये काम मुश्किल से 1 महीने का ही है या मैक्सिमम 1.5 मंथ्स का है, तो मिस्टर जेजे ने क्या करा, इन्होंने सोचा कि लेट्स हायर लेबर थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर जो एटलीस्ट 1 हफ्ते, मतलब ये 1-1.5 महीना हमारा निकाल दे और हमें अपने काम में कोई रुकावट ना आए, ठीक है ना। क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एक ये मेजर रीजन होता है उनको हायर करने का। तो एस्टैब्लिशमेंट्स में कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कैसे रेगुलेट करना है उसके बारे में ये एक्ट बात करता है, एंड ऑल्सो एबॉलिशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कि इस केस में कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं होनी चाहिए। According to Section 1, the Act extends to whole of India and it applies to every establishment. हर establishment के ऊपर एक्ट लग रहा है, हर establishment के ऊपर और हर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। वेयर अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए ये एक्ट किसके ऊपर लग रहा है। एक तो आप खुद सोचिए, ये एक्ट लग रहा है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, क्योंकि अभी जितना भी प्रॉब्लम हमने बात करा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ये दिक्कत होती है, वो दिक्कत होती है, तो ये वो दिक्कत जो हमने बात करी वो कहाँ हो रही होगी, एस्टैब्लिशमेंट में हो रही होगी, राइट। तो ये एक्ट बेसिकली उन एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर लग रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर करती हैं। इनफैक्ट
एस्टैब्लिशमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्टर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है लेबर के लिए। जैसे मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ और आप मेरे अंडर लेबर हो, और मैं आपको हायर करवाती हूँ, आपको प्रॉमिस करती हूँ, पर मैं आपको टाइम पे देती नहीं सैलरी, या टाइम पे आपको आपका पैसा नहीं देती जो प्रॉमिस करा गया, तो आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप मेन फैक्ट्री के ओनर को भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको एम्प्लॉय करने वाली मैं हूँ, कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से काफी लेबर को प्रॉब्लम होता है। तो ये एक्ट दोनों के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी है और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी है, ठीक है। पर कौन सी एस्टैब्लिशमेंट और कौन से कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर? टू एवरी एस्टैब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर वर्कमैन are employed or were employed any day preceding 12 months as contract labor। अगर मेरी एक एस्टैब्लिशमेंट है जहां पे पानी की बोतल बनती है, ठीक है ना, अब यहाँ पे ना मैंने 50 लेबर ऐसी रखी है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, ठीक है, तो मेरे ऊपर फिर ये एक्ट लगना शुरू हो जाएगा। चाहे किसी एक दिन भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर करी है 20 से ज्यादा, तो मेरे ऊपर ये एक्ट 1970 वाला कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबॉलिशन एक्ट 1970 लागू हो जाएगा, ठीक है। और हर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी एक्ट लग रहा है जो एम्प्लॉय कर रहा है ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स 20 और मोर वर्कमैन। जैसे आप कॉन्ट्रैक्टर है और आपने ना 2 एस्टैब्लिशमेंट्स में लेबर प्रोवाइड करी है। एस्टैब्लिशमेंट्स को क्यों चाहिए होती है कॉन्ट्रैक्ट लेबर? कोई भी रीजन हो सकता है, काम बढ़ रहा है या काम कुछ समय के लिए बढ़ा हुआ है या एक्स्ट्रा लेबर की जरूरत है। यू अंडरस्टैंड, जरूरत है तो लेबर हायर करेगा ना कोई। और अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट ने लेबर हायर करी है कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो उनके ऊपर ये एक्ट लगेगा। कितनी लेबर? 20 या 20 से ज्यादा। और अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोवाइड करी है 20 या 20 से ज्यादा वर्कमैन प्रोवाइड करे हैं किसी एस्टैब्लिशमेंट में, तो उनके ऊपर भी ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट लगना शुरू हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, आगे एप्लीकेबिलिटी। एस्टैब्लिशमेंट 20 और मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। एप्लीकेबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर जिसने हायर कराए हैं 20 और मोर वर्कमैन इन एनी एस्टैब्लिशमेंट ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। According to section 1 subsection 5, that is not applicable to establishment in which work only of intermittent or casual nature is performed. If the question arises whether work performed in an establishment is of intermittent or casual nature, the government shall decide the question after consultation with the central board or the state board, and the decision will be final. एक बात बताइए, केस आता है जिसमें बोलते हैं कि एक एस्टैब्लिशमेंट है वो पूरा कैजुअल नेचर का काम करवा रहे थे लेबर से, या इंटरमिटेंट मतलब जो बीच बीच में काम चाहिए होता है, ठीक है, वो काम ही ऐसा करते हैं। मतलब उनका जो एक एस्टैब्लिशमेंट है वो इंटरमिटेंट नेचर का है, जिनमें पूरा साल भर काम नहीं होता है, कि इंटरमिटेंट नेचर का काम होता है, जो बीच में कभी रिक्वायरमेंट होती है तो होता है। मतलब एस्टैब्लिशमेंट ही ऐसी है, जैसे मेरी कोई एस्टैब्लिशमेंट है और मेरा काम है मैन्युफैक्चरिंग करने का, लेकिन as and when the order is received, अदरवाइज मैं नहीं बना रही, लेकिन जब ऑर्डर रिसीव हो रहा है तब बना रही हूँ। इंटरमिटेंट कैजुअल नेचर का काम है। तो मैंने जो लेबर हायर करी है वो मेरे ऊपर ही कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाला एक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क क्या है उस पर भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है विद द कंसल्टेशन विद सेंट्रल और स्टेट बोर्ड, राइट। For the purpose of this subsection, work performed in establishment shall not be deemed to be intermittent nature if it was performed for more than 120 days in the preceding 12 months. If it is of seasonal character, then for more than 60 days in a year. अभी ना बच्चे सीजनल और इंटरमिटेंट में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। सीजनल एस्टैब्लिशमेंट देखो वो होती है जो एक पर्टिकुलर सीजन पे काम करती है, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे सर्दी के स्वेटर्स है, ये पता है कि सर्दी में ही काम आते हैं स्वेटर्स, गर्मियों में तो नहीं आते काम, गर्मी में तो हम नहीं पहनते ना स्वेटर्स। अभी कोई ऐसी एस्टैब्लिशमेंट है जो ऐसी कोई चीज बनाती है जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही काम, सीजनल काम है ना। सीजनल आपने सुना होगा कि ये तो सीजनल काम है। सीजनल मतलब जो एक पर्टिकुलर राउंड द ईयर काम नहीं होता। और अगर आप सीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर कर रहे हो और सीजनल ऑर्गेनाइजेशन और 60 दिन से ज्यादा का काम तो तुम्हारा है ही, तो तुम्हारे ऊपर ये एक्ट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। आप इंटरमिटेंट नेचर के नहीं माने जाओगे।
और अगर तुम एक ऐसी एस्टैब्लिशमेंट हो जो साल में 120 दिन से ज्यादा काम करते हो तो तुम कैजुअल नेचर या इंटरमिटेंट नेचर के नहीं माने जाओगे। आप समझिए, इंटरमिटेंट नेचर या कैजुअल नेचर के वो काम होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एज एंड व्हेन रिक्वायरमेंट आता तब काम करते हैं, वो कैजुअल नेचर है, इंटरमिटेंट नेचर है। पर आप 120 दिन से ज्यादा का काम करते हो तो आप कैजुअल नेचर के नहीं माने जाओगे, या अगर सीजनल भी हो और 60 दिनों से ज्यादा काम करते हो तो आप कैजुअल नेचर के एस्टैब्लिशमेंट नहीं माने जाओगे। जब नहीं माने जाओगे तो तुम्हारे ऊपर एक्ट लगेगा फिर, राइट। तो एक एक करके अब डेफिनेशंस पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर कौन है। वर्कमैन इज presumed to be employed as contract labor in or in connection with the work of an establishment when he is hired in or in connection with such work hired by or through a contractor with or without the knowledge of the principal employer. तो अगर एक पर्सन है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये क्या एक ही एस्टैब्लिशमेंट का कॉन्ट्रैक्टर होगा? जरूरी नहीं है। एक एरिया है गुजरात में, यहाँ बड़ी सारी फैक्ट्रीज हैं, इन तीनों फैक्ट्रीज का ये कॉन्ट्रैक्टर है, इन तीनों को ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोवाइड करता है जब जिसकी कोई रिक्वायरमेंट होती है। चाहे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पता है या नहीं पता है, तब भी वो पर्सन जिनको ये भेजता है मिस्टर जे, वो क्या कहलाए जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अभी मिस्टर जे के पास बहुत सारे लोग हैं जो काम करने के इच्छुक हैं, ठीक है ना, बहुत सारी जनता है अनएम्प्लॉयड जो कॉन्ट्रैक्टर के अंडर आती है। अभी क्या है, ये जे क्या करते हैं ना, इन सबको रिक्रूटमेंट दिलाते हैं। कहाँ पे दिलाते हैं? मैम एस्टैब्लिशमेंट में, जहां जहां काम की जरूरत पड़ती है। तो जे कॉन्ट्रैक्टर है तो जे के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट लग जाना चाहिए। वन कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर जे ने 20 या 20 से ज्यादा लेबर प्रोवाइड करी है किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में, किसी भी, चाहे 12 महीने में किसी एक दिन भी प्रोवाइड करी है, तो इनके ऊपर वो एक्ट लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, ठीक है। फिर चाहे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पता हो या ना पता हो। ये देखो, ये अपनी अपनी फैक्ट्री के प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है जो बाकी वर्कर्स को हायर करते हैं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अभी क्या है ना, अभी आपको ये लाइन क्यों जोड़ दी गई है, तो आई विल टेल यू द रीजन। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के कंटेक्स्ट में कोई भी केस आता है ना, तो क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है ना, मेन एम्प्लॉयर होता है एस्टैब्लिशमेंट का, वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं था ये कौन सी लेबर है, मैंने तो नहीं हायर करी थी, मैं इनको वर्कर नहीं मानता अपना और मैं इनको बेनिफिट नहीं दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन में बोल रहा है कि अगर चाहे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पता हो या ना पता हो, एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड through or by the contractor in any establishment, that person, those people will be called as contract labor. Contract labor can be distinguished from employees in terms of employment relationship with the principal establishment and the method of wage payment. A workman is deemed to be a contract labor when he or she is hired with the work of contract for service of establishment by or through a contractor. वो लोग, वो जनता जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉयड हुई है, वो क्या कहलाई जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट लेबर। They are indirect employees. Contract labor is neither borne on payroll or muster roll or wages paid directly to the employer. राइट तो यहाँ कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर ना, देखो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आती है, और क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है जो कॉन्ट्रैक्टर को पे कर देता है एम्प्लॉयर, और कहता है आगे तुम्हारे टर्म्स है, तुम्हारे लेबर के साथ तुम उनको पैसे देना, मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये दे दिया है, ठीक है, डिफरेंस समझिए। और जो नॉर्मल वर्कर है उनको पैसा कैसे जाता है? पर मंथ, वेज पीरियड, मस्टर रोल में नाम आता है उनका, आप समझ रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो पेमेंट होता है वेजेस का, वो कौन देता है उनको? कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अभी देखो ये जे जो कॉन्ट्रैक्टर है, इसके अंडर 100 लेबर है और ये 100 की 100 लेबर प्रोवाइड नहीं कर रहा, कभी कुछ समय कोई लेबर प्रोवाइड कर दी, कोई नहीं करी, इसका काम ही है लेबर प्रोवाइड करना, इस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस को इफेक्चुएट करना, लेबर प्रोवाइड करना किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को जब भी जरूरत पड़ेगी। तो जे के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट लग रहा है। उसके बाद ये जो लेबर जाती है ना जे द्वारा, जे को पैसा मिलता है, जे आगे बांटता है लेबर को पैसा, ठीक है। अभी अच्छी बात है बुरी बात है उसका इन्फ्रेंस तो हम नहीं कर रहे हैं, डेफिनेशंस पढ़ते हैं स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 इन दिस एक्ट, अनलेस द अदरवाइज रिक्वायरमेंट इज देयर, appropriate establishment means in relation to establishment respect of which the appropriate government
under the Industrial Dispute Act is the central government. कह रहे हैं वो एस्टैब्लिशमेंट जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर आ रही है उनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो एस्टैब्लिशमेंट जो एक पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट के अंडर आ रही है उनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो अभी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी रूल्स बनाने होते हैं किसी एस्टैब्लिशमेंट को लेके या कोई अप्रूवल्स लेने होते हैं तो बोलते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से लो। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में दो आते हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों आते हैं। यहाँ कह रहे हैं वो एस्टैब्लिशमेंट जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आ रही है उनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल है, उसके अलावा टू एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कॉन्ट्रैक्टर कौन है इन रिलेशन टू एस्टैब्लिशमेंट? ये वो इंसान है जो who undertakes to produce a given result for establishment other than the mere supply of goods or article of manufacture to some establishment through a contract labor. One who undertakes to produce a given result for the establishment other than a mere supply of article or manufacture to such establishment through contract labor, or who supplies contract labor for any work. मैम ये तो समझ में आ गया, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ, क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रैक्टर वो इंसान है जो प्रोडक्शन में हिस्सेदार है, पर कोई रॉ मटेरियल देकर नहीं, कोई प्रोसेस में हिस्सा देकर नहीं, इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोवाइड करता है। और आगे वाले में बोल रहा है जो सप्लाई करता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को। और कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में सब कॉन्ट्रैक्टर भी आता है, जैसे मेन कॉन्ट्रैक्टर है उसने अपने एरिया में सब कॉन्ट्रैक्टर हायर करे हुए हैं जो मेन कॉन्ट्रैक्टर के अंडर है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्टर माने जाएंगे उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के लिए। जैसे जेजे है, जेजे के पास अभी 50 लेबर है और जेजे काम कर रहा है। अभी क्या हुआ ना, जेजे का काम थोड़ा बढ़ गया, अब जेजे ने अपने 3 एरिया के लिए ना अलग अलग 3 सब कॉन्ट्रैक्टर रख लिए हैं, तो ये 3 सब कॉन्ट्रैक्टर भी जेजे के लिए काम कर रहे हैं ना, सो वो भी कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। कंट्रोल्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है? कंट्रोल्ड इंडस्ट्री मींस एनी इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच बाय द यूनियन हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल एक्ट टू बी एक्सपीडिएंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। कंट्रोल इंडस्ट्री मींस इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच इज बाय द यूनियन। देखिए आपने यूनियन, स्टेट, ये चीजें बातें सुनी होंगी। यूनियन में के अंडर जो जो इंडस्ट्री ऐसी है जो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट करती है उस वो दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री विल बी अंडर सेंट्रल एक्ट, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड इंडस्ट्री, क्योंकि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। क्यों है? क्योंकि ये इंडस्ट्री पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट करती है, जैसे मेडिसिन इंडस्ट्री। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? कब से हम सुन रहे हैं ये एस्टैब्लिशमेंट वो एस्टैब्लिशमेंट, बट व्हाट डू यू मीन बाय एस्टैब्लिशमेंट? इट मींस एनी ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। इट मींस एनी प्लेस जहां पे इंडस्ट्रीज, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी प्रकार का ऑक्यूपेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट मतलब वो जगह जहां पे काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो चाहे कोई ऑफिस हो, डिपार्टमेंट हो या गवर्नमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट जो किसी भी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के अंडर आ रहा है, या कोई भी ऐसी जगह जहां पे कोई इंडस्ट्री, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज एस्टैब्लिशमेंट। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ये कौन होता है? इट मींस इन रिलेशन टू एनी ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, जो हेड ऑफ द ऑफिस या डिपार्टमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल मींस द मेन एम्प्लॉयर उस एस्टैब्लिशमेंट का विल बी कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। जो फैक्ट्री के केस में जो फैक्ट्री का ओनर या ऑक्यूपायर होता है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। जो माइन के केस में जो एजेंट या ओनर होता है जो माइन का, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। या किसी भी और एस्टैब्लिशमेंट में जो इंसान पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर सुपरविजन, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी जो डेफिनेशंस हम पढ़ रहे हैं क्या एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है? अभी मैंने एक चैनल में 2012 का एक क्वेश्चन देखा था, हालांकि 2012 के बाद आपका जो ये स्टडी मटेरियल है, अभी आप जो पढ़ रहे हैं 12 साल पुरानी बात है, 13 साल पुरानी, अब तो 2025 हो गया, 13 साल पुरानी बात है, तो स्टडी पैटर्न सब कुछ चेंज हो गया है। लेकिन 2012 में ना मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया था, 3 नंबर का क्वेश्चन था।
तो अभी बच्चे कहते हैं मैम आप तो बोलते हो डेफिनेशन डायरेक्ट पूछी नहीं जाती है, और स्कैनर में तो हमने देखा है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स वो 2012-13 में आपने काफी पहले ही देखा होगा, जहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते थे और जो मार्किंग स्कीम होती थी वो ऐसे होती थी कि 2 नंबर 3 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो चीजें पूछ ली जाती थी। डिफाइन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, यू नो। लेकिन मैं भी बोलूंगी कि जो डेफिनेशंस हैं, मैं आपको तो पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे तो सब कुछ पढ़ाना है, लेकिन आपको लर्न नहीं करनी है, आप रीड करके जरूर जाइए कि अगर कुछ इधर उधर पूछेगा तो हम लिख ले, राइट। ऑक्यूपायर कौन होता है? एज पर सेक्शन 2N ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, उसमें भी यही बोला गया, हमने फैक्ट्रीज एक्ट में पढ़ा भी था कि जिस इंसान का अल्टीमेट कंट्रोल होता है ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री and the said affairs are entrusted to a managing agent, such agent will also be considered as occupier of the factory. वेजेस का मतलब क्या होता है? वेजेस जो वेजेस एक्ट में बताई गई है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, वही वेजेस है यहाँ पे। उसके बाद वर्कमैन कौन होता है? वर्कमैन मीन्स any person employed in connection with the work ऑफ एनी एस्टैब्लिशमेंट। मतलब कह रहे हैं वर्कर मतलब जो एस्टैब्लिशमेंट में कोई भी काम कर रहा है, चाहे मेन काम कर रहा हो या जैसे एक प्रोडक्ट बनाना है, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसकी भी बड़े सारे प्रोडक्ट लाइन होती है ना। अभी एक प्रोडक्ट बनाना है तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उसकी सीधा असेंबल कर दिया प्रोडक्ट बन गया। उसके कोई पर्टिकुलर वर्कर किसी चीज पार्ट पे काम कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्कर किसी पार्ट पे काम कर रहे हैं, तो ये सारे वर्कर जो किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट में, दे विल बी कॉल्ड एज वर्कमैन। चाहे वो स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, सुपरवाइजरी काम कर रहे हो, टेक्निकल या क्लेरिकल काम कर रहे हो, वो वर्कमैन की डेफिनेशन में आएंगे। बट डज नॉट इंक्लूड पीपल हु आर एम्प्लॉयड फॉर मैनेजेरियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जिनका सुपरवाइजरी काम है, और who is an out worker, that is a person to whom the articles are given out. Out worker क्या है कि भाई सामान ले जाओ और जाओ, अपने प्रेमाइसेस पे काम करना। फॉर क्लीनिंग, वॉशिंग, ऑल्टरेशन, ऑर्नामेंटिंग, फिनिश, रिपेयर, अडेप्टेड, इन कामों के लिए जो रखे जाते हैं आउट वर्कर, उनके ऊपर भी ये एक्ट ये पर्टिकुलर वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होते। तो वो वर्कर जो एडमिन काम कर रहे हैं वो इंक्लूड नहीं है वर्कर की डेफिनेशन में। वो वर्कर जो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में है वो इंक्लूड नहीं है वर्कर की वर्कमैन की डेफिनेशन में। वो वर्कर एक जो आउट वर्कर है वो भी वर्कमैन की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, कॉम्प्रिहेंशन की तरह एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछा जाए कि मिस्टर कुमार है, उसने 50 लेबर रखी हुई है और उसमें ना 2 वर्कर ऐसे हैं जो आउट वर्कर हैं, तो क्या उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा? क्या वो वर्कर की डेफिनेशन में आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर की? तो आपको ध्यान रखना है उस समय कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, आउट वर्कर जो है वो वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है। वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, देखिए आज हम ये पढ़ेंगे ये सब पढ़ेंगे, राइट। इंस्पेक्टर वाला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट लेबर में हमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी स्टूडेंट। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? क्लास खत्म नहीं हुई तो ऐसे मत घबरा जाना, लेकिन आज की अभी तक क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि देखो एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबॉलिशन एक्ट है 1970। इस पर्टिकुलर एक्ट को बनाया गया था कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए, स्पेशली फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर। क्यों ऐसा स्पेशली क्यों? उसके लिए भी हमने डिस्कस करा कि देखो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उनका एक्सप्लॉयटेशन था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनको एक पर्टिकुलर वर्किंग कंडीशन एनवायरनमेंट नहीं दिया जा रहा था जैसे नॉर्मल वर्कर्स को दिया जाता है, तो उनके लिए ये एक्ट बनाया गया। फिर बोला गया कि एक्ट किसके ऊपर लग रहा है? देखो अब ये एक्ट लग रहा है दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहले ये एक्ट लग रहा है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जहां पे 20 या 20 ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखी गई है। ये एक्ट लग रहा है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जो 20 या 20 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये एक्ट की एप्लीकेबिलिटी। चलो ये भी हमें समझ में आ गया। अभी अगर मैं एक ऐसी एस्टैब्लिशमेंट हूं जो मेरे ऊपर ये एक्ट लग रहा है, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मेरी कंपनी बनाती है बच्चों के खिलौने, बच्चों के सॉफ्ट टॉयज खिलौने बनाती है, मेरे एस्टैब्लिशमेंट में बच्चों की खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग होती है और मेरी फैक्ट्री में 15 वर्कर है। ठीक है, अब मैं फैक्ट्री हूं या नहीं ये तो फैक्ट्रीज एक्ट बताएगा, जिसमें से मैंने 30 लेबर ऐसी हायर करी है जो बाहर से हायर करी है, सपोजिंगली कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, तो मेरे ऊपर कौन सा एक्ट लगेगा?
कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। ठीक है, अब मेरे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट क्यों लग रहा है ये तो तुम्हें समझ में आ गया, क्योंकि मैं ऐसी एस्टैब्लिशमेंट हूं जहां पे 25 लेबर ऐसी लगी है जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आई है। क्योंकि अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी कि जहां पे 20 या 20 से ज्यादा वर्कर ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए हैं, तो उन एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट लगना शुरू हो जाएगा। एक्ट लगना एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब कि इस एक्ट में जो जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो एक एस्टैब्लिशमेंट को फॉलो करने हैं। सो लेट्स सी क्या क्या वेलफेयर और हेल्थ मेजर्स है फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर। पहला, कैंटीन्स। According to section 16, the appropriate government may make rules requiring that one or more canteens shall be provided and maintained by the contractor for the use of contract labor in every establishment. यहाँ कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर, पहले तो तुम भी सुनो, तुम जिस जिस एस्टैब्लिशमेंट में अपने लेबर को प्रोवाइड कर रहे हो लेबर, वहां मेक श्योर करना कि कैंटीन फैसिलिटी हो। किस एस्टैब्लिशमेंट में? जहां पे ये एक्ट अप्लाई होता है। ठीक है, wherein the work requiring employment of contract labor is likely to continue for such period। अगर जिस भी समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोवाइड कर रहे हो तुम, और इतने लंबे समय के लिए तुम्हारी लेबर ने काम करना है, तो कैंटीन प्रोवाइड हो। when contract labor numbering 100 or more is ordinarily employed by a contract, one or more canteens shall be provided and maintained by contractor। जैसे देखो ये एस्टैब्लिशमेंट है, यहाँ पे काम होता है। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट है तो काम हो ही रहा होगा। अभी तो एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि यहाँ पे कोई भी प्रकार का ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो ये एक एस्टैब्लिशमेंट है। यहाँ पे ना 150 वर्कर ऐसे हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर हुई है। मतलब 150 लेबर ऐसी है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आई है, डायरेक्टली नहीं आई, वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज है। अभी पढ़ा आपने। ठीक है, तो क्या यहाँ पे कैंटीन की जरूरत है? बिल्कुल कैंटीन की जरूरत है। कौन प्रोवाइड कराएगा? कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड कराएगा। कौन मेंटेन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर ही मेंटेन करेगा। ठीक है, अगर 80 कॉन्ट्रैक्ट लेबर है तो फिर कैंटीन वाला कोई पॉइंट नहीं है, कैंटीन की जरूरत नहीं है। In addition to the above, the appropriate government may provide rules for the date by which the canteen shall be provided, the number of canteens, उसका accommodation, furniture, equipment, फूड स्टफ क्या क्या दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर को। ये सारी चीजें गवर्नमेंट आपको रूल्स के थ्रू बताती रहेगी कि ये चीजें हैं जो कॉन्ट्रैक्टर को ध्यान रखनी है। लेकिन कैंटीन वाली बात कॉन्ट्रैक्टर को कब ध्यान रखनी है? जब कॉन्ट्रैक्ट लेबर कितनी है? 100 या 100 से ज्यादा। जहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर 100 से कम है वहां पे कैंटीन की जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम। कॉन्ट्रैक्टर को कैंटीन का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कैंटीन प्रोवाइड और मेंटेन कौन कराएगा? कॉन्ट्रैक्टर। किस केस में? जहां पे 100 या फिर उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोवाइड करी गई है। कॉन्ट्रैक्टर को ध्यान देना है कि अपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में कैंटीन की बात मेंशन कर ले। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, it is mandatory for the contractor to provide and maintain for the use of contract labor such number of restroom or such suitable alternative accommodation within such time as may be prescribed in every place wherein the contract labor is required to halt at night in the establishment where the act applies, where the work is requiring the hiring of contract labor for such period. The restroom or the alternative accommodation to be provided shall be sufficiently lighted and ventilated and clean and comfortable. अभी ये कॉन्ट्रैक्टर था हमारा जेजे, ये एक एस्टैब्लिशमेंट है, यहाँ पे जेजे ने प्रोवाइड करी 25 वर्कर, 25 लेबर। अभी जैसे ही जेजे ने 25 लेबर प्रोवाइड करी तो इस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट लगना शुरू हो जाता है। चलो लगना शुरू हो गया। अब ये मतलब है मैम कि कैंटीन फैसिलिटी और रेस्ट रूम फैसिलिटी, ऐसी फैसिलिटीज पे अब ध्यान देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्या ये एस्टैब्लिशमेंट ध्यान देगी? नो, कॉन्ट्रैक्टर का जिम्मा है कि कैंटीन प्रोवाइड कराओ, मेंटेन कराओ, रेस्ट रूम प्रोवाइड कराओ, मेंटेन कराओ। ठीक है ना, तो जेजे तो स्ट्रेस में आ गया। जेजे कहता है अरे भाई ये सारी प्रॉब्लम भी मेरी है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी।
इस एस्टैब्लिशमेंट का नाम था किड्स टॉयज, यहाँ पे बच्चों के खिलौने बनते हैं। तो जेजे ने देखा कि किड्स टॉयज में तो मैंने सिर्फ 25 लेबर दी है, तो किड्स टॉयज के ऊपर ये एक्ट तो लग जाता है, पर मुझे कैंटीन बनवाने की या मेंटेन या प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं है, 25 लेबर ही तो है। कैंटीन तो तब करवानी है जब कितने वर्कर है, 100। हाँ, लेकिन जेजे कह रहा है ये रेस्ट रूम तो प्रोवाइड कराना पड़ेगा, वो भी उस केस में जब लेबर को रात को रुकना पड़ रहा है। जहां पे लेबर को रात को रुकना नहीं पड़ रहा, वहां पे रेस्ट रूम वाला पॉइंट भी खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे other facilities, according to section 18, it shall be the duty of every contractor employing contract labor in connection with the work of an establishment to which the act applies. According to section 18 कह रहा है it shall be the duty, ये ड्यूटी है कॉन्ट्रैक्टर की जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर करा रहा है। किस लिए हायर करा रहा है? काम करने के लिए उस एस्टैब्लिशमेंट में जिस पे ये एक्ट लग रहा है। अगर जेजे, ये जो अभी आपने पढ़ा, जेजे जो कॉन्ट्रैक्टर है, अगर ये एक और एस्टैब्लिशमेंट है, इसका नाम है गो ग्रीन, ये बनाते हैं कुछ रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो जेजे ने यहाँ पे प्रोवाइड करी 15 लेबर, 15। तो क्या इस एस्टैब्लिशमेंट गो ग्रीन के ऊपर ये एक्ट लग रहा है? नो मैम, बिल्कुल नहीं लग रहा। तो जब एक्ट ही नहीं लग रहा तो भूल जाओ तुम रेस्ट रूम को या कैंटीन को या किसी भी और फैसिलिटी को। क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को? होलसम ड्रिंकिंग वाटर, लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टाइप एंड वॉशिंग फैसिलिटी। मैम, ये वाली शब्द तो हमने फैक्ट्रीज एक्ट में भी सुने थे। बिल्कुल सही बात है, फैक्ट्रीज एक्ट में तुमने सुना था ना कितने सारे वर्किंग कंडीशंस थे। देखो, फैक्ट्रीज एक्ट में जब क्लीनलीनेस की बात आती है तो वो तो फैक्ट्री के अंदर काम कराना, उससे लेबर का कोई मतलब नहीं है। बट जो फैसिलिटी वेलफेयर वाले कौन से सेक्शन थे फैक्ट्रीज एक्ट में? आपका फैक्ट्रीज एक्ट का चैप्टर 5 वेलफेयर के बारे में बात करता है और सेक्शन 42 से लेके 50 तक बात करता है वेलफेयर फैसिलिटीज के बारे में। तो वहां बात कर रहे हैं कि भाई फैक्ट्री तो वेलफेयर फैसिलिटी दे रही है अपने वर्कर को, बट व्हाट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट लेबर? कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ये फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड कराएगा? किसकी ड्यूटी है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, जेजे। अभी जेजे के नाम को इतना याद मत रख लेना कि आंसर शीट में लिख रहे हो दैट जेजे शैल प्रोवाइड द फैसिलिटीज ऑफ होलसम ड्रिंकिंग वाटर और ये सब। जेजे तो सिर्फ मैंने नाम लिया, इतना भावुक मत हो जाइए। कॉन्ट्रैक्टर, और कॉन्ट्रैक्टर ये फैसिलिटीज उन्हीं एस्टैब्लिशमेंट में प्रोवाइड कराएगा जिनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट एड अप्लायंसेस, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19, there shall be provided and maintained by contractor so as to be readily accessible during the working hour a first aid box equipped with the prescribed contents at every place where the contract labor is employed. स्टूडेंट्स, ये तो आपने फैक्ट्रीज एक्ट में भी सुना है कि फर्स्ट एड अप्लायंस, फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड कबर्ड होने चाहिए, रेडिली अवेलेबल एम्बुलेंस भी होनी चाहिए। सब बातें समझ में आती है, लेकिन कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर को मेक एश्योर करना है कि मैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोवाइड कर रहा हूँ किसी एस्टैब्लिशमेंट में, वहां पे उनको ये सारी फैसिलिटीज मिले। कैंटीन, रेस्ट रूम, राइट, फर्स्ट एड फैसिलिटीज, ये सब बेसिक, वॉशिंग, ड्रिंकिंग वाटर, ये वाली फैसिलिटी सारी जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रोवाइड करी जाए। तो ये किसको मेक श्योर करना है? ये कॉन्ट्रैक्टर को मेक श्योर करना है कि ये सारी चीजें, सारी सर्विसेज, सारी फैसिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रोवाइड करी जाए एस्टैब्लिशमेंट द्वारा। हर एस्टैब्लिशमेंट में मेक श्योर करना पड़ेगा? नो, जो उस एस्टैब्लिशमेंट को जिसके ऊपर ये एक्ट लग रहा है। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ पे फर्स्ट एड में ऐसी बात लिखी है कि उसी एस्टैब्लिशमेंट में कराओगे जहां पे ये एक्ट लग रहा है। नहीं, तुम कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो, तुमने अगर तुम्हारे ऊपर ये एक्ट लग रहा है तो तुम्हें सारे वर्कर का ध्यान रखना है कि सबको फर्स्ट एड दिया जाए। बट कैंटीन, रेस्ट रूम, उन चीजों में तुम्हें देखना पड़ेगा। लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन सर्टेन केसेस। देखो स्टूडेंट, अभी तक जितनी भी बात हमने करी है पीछे, कैंटीन, रेस्ट रूम, अदर फैसिलिटीज, फर्स्ट एड अप्लायंसेस, फर्स्ट एड फैसिलिटी, जितनी बातें पढ़ी हमने बार बार सुना है कि कॉन्ट्रैक्टर शैल
कि कॉन्ट्रैक्टर को करना है ये। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20, इफ एनी एमिनिटी रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 16, 17, 18 और 19, जो भी आप पीछे पढ़कर आए हो, for the benefit of any contract labor employed in an establishment is not provided by the contractor within the time prescribed therefore, such amenity shall be provided by the principal employer within such time. कह रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्टर वो सर्विसेज नहीं दे पाया टाइम रहते, तो ये सर्विसेज की लायबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. All expenses incurred by principal employer in providing the amenity may be recovered by the principal employer from the contractor either by deduction from the amount payable or under any contract or as a debt payable by contractor. What does this mean? What is the liability of principal employer? अभी क्या है ना, जेजे हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर था, ये रहा जेजे सॉरी हमारा कॉन्ट्रैक्टर था जेजे. शुरू से हम जेजे के बारे में बात कर रहे हैं. अब जेजे क्या है ना, जेजे का काम है कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोवाइड करना. अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट को जब जब जरूरत होती है, जेजे अपने काम के लिए बड़ा मशहूर है और जेजे कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोवाइड करता है. बहुत बढ़िया बात है. जेजे को सेक्शन 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19 के बारे में अच्छे से पता भी है. बहुत अच्छी बात है. जेजे ने ना एक एस्टैब्लिशमेंट में कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोवाइड करी, पर वहां पे सारी फैसिलिटी की जांच पड़ताल करना भूल गया बेचारा जेजे. ठीक है, नहीं ध्यान दे पाया. तो बोल रहे हैं कि अगर सपोज कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड नहीं कर पाते, एक टाइम लिमिट रहते हैं, वो सारी फैसिलिटी जो अभी आपने पढ़ी है सेक्शन 16, 17, 18, 19 में, लाइक योर कैंटीन फैसिलिटी, रेस्ट रूम फैसिलिटी, अदर फैसिलिटीज या फर्स्ट एड फैसिलिटी, ये प्रोवाइड नहीं कर पाता अगर कॉन्ट्रैक्टर, जेजे अगर नहीं प्रोवाइड कर पाया, तो कौन किसकी लायबिलिटी बन जाएगी? ये उस जगह के प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी. अब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने देखा कि कैंटीन तो भाई नहीं बनवाई कॉन्ट्रैक्टर ने, पर मैं अपनी कैंटीन में ये फैसिलिटी दिलवा दूं कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी, जहां मेरे नॉर्मल रेगुलर वर्कर खाना खा रहे हैं वहां पे मैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए भी अरेंजमेंट करवा दूं. तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर करवाएगा. अब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जब ये करवाएगा तो कॉन्ट्रैक्टर को पता है क्या बोलेगा? जेजे को कहेगा, देखो जेजे, तुम्हें 5 लाख रुपए मैंने देने हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के तौर पे, तो उसमें से मैं 80,000 रुपए काट रहा हूँ कैंटीन फैसिलिटी के. जेजे कहेगा, क्यों, आप क्यों काट रहे हो? क्योंकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बोलेगा, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रहा हूँ, तुम्हें ये प्रोवाइड कराना था, तुमने नहीं कराया, मैं करा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे अमाउंट से डिडक्ट करूंगा. नहीं तो रख लो 5 लाख रुपए, फिर तुम ही बेयर करो एक्सपेंसेस. ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि मेन लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की है. प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की लायबिलिटी तब आती है जब कॉन्ट्रैक्टर वो सारी सर्विसेज एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर पाता. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, सेक्शन 21 कहता है इट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्टर statutory responsible for payment of wages to each worker employed by him as contract labor. As such wages shall be paid before the expiry of the period as may be prescribed. अभी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तुम्हें 25वें दिन पैसे मिल जाएंगे, तो ये पैसे किसने प्रोवाइड कराने हैं? कॉन्ट्रैक्टर ने. किसको? लेबर को. कौन सी लेबर? कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जिसको इसने अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट में प्रोवाइड कराया था. अभी इसके बाद हमारी बात शुरू हो जाती है इस एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, जो हम करेंगे अगले सेशन में, अगली वीडियो में बात करेंगे. आज के वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक बात करी है, हमने फैसिलिटीज के बारे में बात करी है, डेफिनेशंस के बारे में बात करी है, और बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट बात करी है. अगली क्लास में हम बात करेंगे इंस्पेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. राइट स्टूडेंट्स, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. Till then, please revise. रिविजन करना स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो पता है क्या होगा, एग्जाम में बोलेगा एप्लीकेबिलिटी बताओ कॉन्ट्रैक्ट लेबर की, तुम बता रहे होगे चाइल्ड लेबर की. पूछा जाएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सेक्शन 4, तुम लिख दोगे फैक्ट्रीज एक्ट का. ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ अगर तुम लोग शुरू से क्लैरिटी नहीं रखोगे. देखो क्या होता है ना स्टूडेंट्स, ये मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में वैसे बताऊंगी, कि अगली क्लास में बताऊंगी कि कैसे हमें कीवर्ड से याद रखना चाहिए. मैंने ये बहुत बार बहुत सारे सेशन में शायद बोला हुआ भी है कि आप कभी एक चीज का ध्यान रखा करो, आपको कभी कोई चीज याद नहीं आती है तो कुछ आप बोलते ना, अरे मुझे याद नहीं आ रहा, तो सामने वाला दोस्त बोलते हैं अरे उसमें ये था, फिर कहते हो हाँ मुझे याद आ गया. ऐसा होता है ना हमारे साथ.
तो कभी कभी कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें एकदम से याद करा देते हैं चीजों को, ठीक है। तो जैसे आपको जैसे कोई बोले कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो आपको याद आना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर, एस्टैब्लिशमेंट, 20 और मोर वाली बात, फैसिलिटीज वाली बात, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वाली बात। तो ये कुछ एक एक शब्द ऐसे हैं जो आपके ना माइंड में आ जाने चाहिए, जिससे पूरा प्रोविजन याद रह जाए, ठीक है। अब ये कैसे होगा मैम? ये होगा लर्न करके, रिवाइज करके टाइम टू टाइम, और अपने आप को क्वेश्चन करके, सेल्फ इवैल्यूएशन करके। सेल्फ इवैल्यूएशन इज द बेस्ट रिविजन मेथड, आई टेल यू। सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करते हैं? हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि आज श्वेता मैम ने क्या पढ़ाया, ओके कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उसमें मैम ने एप्लीकेबिलिटी ये एक्ट किसके ऊपर लगता है, ये एक्ट अपने आप को ही पूछो। अपने आप को तो जार्गन टर्म्स में समझाने की जरूरत नहीं है ना, हिंदी में समझा देना, या आपको जो भी इजी लैंग्वेज है जो तुम्हें ठीक लगती है उसमें समझा देना, बट अपने आप को पूछो और अपने आप को ही समझाओ। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रिवाइजिंग एनी टॉपिक, राइट स्टूडेंट्स। अदरवाइज जहां तक नोट्स की बात है, ये जो पीपीटी हमने करी है ये आपको मिल जाएगी, आपको पीपीटी मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, आपको टीचर का नंबर मिल रहा है, आपको सारे सोशल मीडिया लिंक्स मिल रहे हैं जहां पे आप कनेक्ट होकर बेनिफिट ले सकते हैं। आई थिंक these are too many things for you to get a benefit, right? And still if you're not taking benefit, then that is your loss, absolutely your loss, because you are ready to pay a big amount of money and do a particular subject and take up notes, etc. But here on this channel you are getting everything free of cost. You don't need to spend a penny to do a chapter or to take teachers assistance. देखिए ऑनलाइन पढ़ाने का ना एक ही ड्रॉबैक है, मैं तो एक ही ड्रॉबैक मानती हूँ, बाकी तो आप बना सकते हैं कितने भी। एक ही डिसएडवांटेज और ड्रॉबैक है, वो है डाउट डाउट पूछना, क्योंकि टीचर सामने होते देखो, जिसने डाउट पूछना है ना वो कैसे भी पूछ लेगा टीचर से, और जिसने नहीं पूछना ना वो टीचर के सबसे आगे बैठा होगा ना नाक के नीचे, वो तब भी डाउट नहीं पूछेगा, वो पूरी क्लास में सोता रहेगा लॉ की क्लास में। और मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी अपने स्टूडेंट्स देखे हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत डाउट्स पूछते हैं, क्लास में भी पूछते हैं, क्लास से वापस जाने पे भी पूछते हैं, क्लासेस करते हैं, अपने होम टाउन चले जाते हैं, वहां पे भी डाउट पूछते रहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हवा की तरह आते हैं और हवा की तरह चले जाते हैं, उनका नाम भी मुझे याद नहीं रहता क्योंकि वो कभी पूछते ही नहीं है, वो एकदम आते हैं ऐसे बैठ रहते हैं, डाउट पूछते ही नहीं। और डाउट ना पूछने के दो रीजन है, या तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है या बहुत ज्यादा शाय है, राइट। एंड आई फील कि जितना आप डाउट पूछेंगे, चाहे किसी एक वर्ड में भी हो कि मैम हमें वेलफेयर का मतलब नहीं पता, यहाँ लिखा हुआ है ना सपोजिंगली वेलफेयर का मतलब नहीं पता हमें, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वाई कैंटीन इज अ वेलफेयर फैसिलिटी, आप जो भी है, मतलब आपको कुछ भी अगर माइंड में XYZ बात आती है, प्लीज पुट दैट क्वेश्चन। आपको कमेंट में आप लिख सकते हो, आप चलो कमेंट का अगर जवाब नहीं दिया तो रोने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपके पास नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां कांटेक्ट करके लिख सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है। और क्या चाहते हो, अब टीचर क्या करे, घर का एड्रेस दे दे कि घर आके डाउट पूछना है तुमने, राइट। सो यू हैव एक्सेस फॉर एवरीथिंग, एक्सेस टू एवरीथिंग। अगर जो पूछने वाले बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको इतने, these are too many resources, right? So take the best benefit, take the maximum benefit, and reach your goal June 2025. ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर में कौन से इंस्पेक्टर्स होते हैं, क्या पावर्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी बातें हम आगे करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। Till then, please study hard, do revise, and take best care of yourself. See you in the next class. Thank you.